अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई, कैसे हैं? बहुत शुक्र है। ज़फ़र भाई, बहुत खुशी है आपसे मिलके। हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके बारे में थोड़ा जान सकें। आप अपना थोड़ा सा तारुफ़ कराएं, कहाँ पैदा हुए, कैसे घराने में पैदा हुए, क्या पढ़ाई करी, क्या काम किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? अच्छा छोटा सा मुख्तसर सा आपका सफ़र। जी, मैं कराची में जोबली सिनेमा में ज़्यादातर रहा हूँ। वैसे राम स्वामी के इलाके में मैं पैदा हुआ, एक छोटे से घराने में। एक 2 कमरों का हमारा पूरा घर था जिसमें हम 7 बहन भाई और माँ बाप को 9 अफराद रहते थे। बिस्तर बिछा के सोते थे क्योंकि बेड था, एक ही 2 बेड थे जिसमें अम्मी अब्बू और एक और छोटा सा बेड था। तो इस तरह से जो मेरी शुरुआत हुई है KMC के उर्दू मीडियम स्कूलों में, तो मैं बदतमीज़ उर्दू मीडियम हूँ। तालीम हासिल की इनिशियल, इसके बाद कोतवाल बिल्डिंग, फिर DJ साइंस कॉलेज, कराची यूनिवर्सिटी से अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स किया। और इसके बाद अमेरिका से मैंने NJIT न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। आम नॉर्मली कहते हैं बच्चे की जो भी एक कमरे में जब 8 लोग सो रहे हो तो अमेरिका जाने का तो तसव्वुर ही नहीं कर। नहीं, वो खुशकिस्मती से मुझे यहाँ से कर्ज़ हसना मिल गया था। एक बैंकिंग स्कीम थी कि आपको पढ़ने के लिए वो पैसे देते थे जो आपको बग़ैर इंटरेस्ट के वापस रिटर्न करना होता था। तो उस कर्ज़ा लेने की वजह से हकीकत ये है कि मेरे वालिद ने कर्ज़ा लेके मेरे टिकट के पैसे ख़रीदे और मुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। इसके बाद मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप हासिल कर ली अमेरिका में। ये 85 की बात है, सितंबर 85 में मैं गया था और तकरीबन 88 में मैंने वहाँ से मास्टर्स किया। मास्टर के बाद एज ए कंप्यूटर एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर मैंने जॉब की थी। इसके बाद मैंने अपना स्कूल शुरू किया कंप्यूटर ट्रेनिंग का, क्योंकि मैं यहाँ पे भी जिलानी कोचिंग सेंटर मेरा था यहाँ पे राजा मेंशन के इलाके में, वहाँ मैं पढ़ाता रहा। मैट्रिक इंटर के बाद ही जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो टीचिंग जो है वो मेरा पैशन है। उस वजह से मैंने वहाँ पे जाके फिर सेंटर शुरू किया। 1999 में जो PCH करियर इंस्टीट्यूट जो मेरा स्कूल कंप्यूटर स्कूल है, इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट स्कूल इन द कंट्री, नंबर 1 एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग अमंग ऑल स्कूल। और कंट्री अमेरिका, हाँ अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो नंबर 1 था 1999 में। उसके बाद भी हमने कई मरतबा विन किया अवार्ड, यानी इंक 5000 में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में रहे हैं, लेकिन एक मरतबा कम अज़ कम मैं नंबर 1 99 में था। अच्छा, इसके अलावा मैंने उस ज़माने में कोई 90s 40s 1994-5 की बात है, मैंने, क्योंकि उस ज़माने में किताबें नहीं थी कंप्यूटर नेटवर्किंग पे, तो मैंने किताबें लिखी। वो किताबें इतनी पॉपुलर हुई कि उसको न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने यूज़ किया है कई सेमेस्टर तक, अब मेरी 4 किताबें। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजों ने यूज़ किया है। और हमने फिर टेस्ट प्रेपरेशन, सॉफ्टवेयर लर्निंग मटेरियल, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हमने डेवलप की थी। जो मेरी बुक्स और ये मटेरियल हमने तकरीबन 40 कंट्रीज़ में हम सेल करते थे एक ज़माने में उस वक्त। तो वो किताबों का जो बिज़नेस है वो तो फिर नहीं रहा, क्योंकि बड़ी बड़ी पब्लिशिंग कंपनियाँ आ गई उसमें। लेकिन जो हमारा इंस्टीट्यूट है इस वक्त, इट इज़ स्टिल आई कैन से बेस्ट और या मोस्ट यूनिक और अनमैच्ड स्कूल इन द कंट्री, क्योंकि हम जो प्रोग्राम करवाते हैं 9 मंथ का डे टाइम और 12 मंथ का इवनिंग टाइम है। इस टाइम में जो लोग हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, कामटिया, सिस्को, VMware सर्टिफाइड होते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने पार्टनरशिप क्रिएट की हुई है जो कि यूनिकनेस है हमारी कुछ कॉलेजों से। तो हमारे स्टूडेंट दे आर एबल टू ट्रांसफ़र क्रेडिट्स, तो 39 क्रेडिट्स दे कैन ट्रांसफ़र आफ्टर जस्ट 9 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मेकिंग माई स्कूल प्रॉबली द मोस्ट इंटेंस स्कूल इन USA। और इस रियली टफ ट्रेनिंग है। हमारे स्टूडेंट को जॉब यूजुअली मिल जाती है 30 से 35,000 की आफ्टर जस्ट 9 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, और सम ऑफ दिस पीपल आर एबल टू मेक 70,000 विद इन 2 ईयर्स। वह हमारे पास ईमेल आती रहती हैं इसकी कि थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। ये सारी PCH.edu में जो उनके टेस्टिमोनियल है मौजूद है। तो ये मेरा, मैं इस वक्त न्यू जर्सी में रहता हूँ। वाइफ है आरिफा और 2 बच्चे हैं, रमीज़ और अलिया। 20 साल का रमीज़ है बेटा और 18 साल की बेटी है। अच्छा, तो अब आपने अपने आप को परमानेंटली न्यू जर्सी में ही सेटल कर लिया? जी हाँ, वहीं पर है। लेकिन कहते हैं कि मैं सुबह जब कभी निकलता हूँ तो मेरी आंटी होती हैं घर में, तो मैं आंटी कहता हूँ मैं जाके दिहाड़ी के लिए जा रहा हूँ। कह रहे क्या मतलब दिहाड़ी के लिए? मैं कहता हूँ जब मैं घर से निकलता हूँ मुझे उन पठानों का या गरीब लोगों का ख्याल आता है जो बेचारे सड़कों में खड़े रहते हैं कि आज कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो वो याद करने के लिए मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं दिहाड़ी के लिए जा रहा हूँ, ताकि वो मैं ना भूलूँ। इसीलिए मैंने गेटअप पाकिस्तान शुरू किया है, Facebook/गेटअप पाकिस्तान या getup.org.pk ये वेबसाइट है हमारी। इस पे जो मेन पर्पस इस ऑर्गेनाइजेशन का नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये है
कि मेक पाकिस्तान अ प्रोग्रेसिव कंट्री। इस कंट्री में हम इनक्वालिटी कम से कम करें, गुर्बत कम से कम हो यहाँ पर, वो कंट्री में इसको बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए हम ये कर सकते हैं अगर हमारे नौजवान और ख़ास तौर पे हमारी लड़कियाँ या औरतें इसमें पार्टिसिपेट करें तो मेरा ख्याल है जैसे आपके इजिप्ट में या टूनीशिया में या दूसरे कुछ कंट्री में, लीबिया वगैरह में जो एक तरह से इनकलाब आया है, हम पाकिस्तान में आई होप नॉन ब्लड इनकलाब हम ला सकते हैं। इनकलाब का मतलब कि एक सिस्टम पूरा चेंज हो जाए और हम एक प्रोग्रेसिव रास्ते पे चल पड़े। तो क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो नौजवान और बड़े आप चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कॉल टू एक्शन क्या होगा, वो क्या अमली काम 3 कर सकते हैं जिसके बाद पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो? देखिए, सबसे बड़ा मसला रेहान मेरा ख्याल में ये है कि हमें किसी भी कंट्री को एक इसी बारे में वाई नेशंस फेल बुक है, उन्होंने रिसर्च की है 15 साल तक 2 PhD प्रोफेसर ऑफ MIT और हार्वर्ड के। तो उनका कंक्लूजन ये है कि जिस कंट्री में इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाएं वो कंट्री आम लोगों के बेनिफिट के लिए काम करती है। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम हो। जो कंट्री या जो नेशन वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड ना कर सकें किसी भी रीज़न से, वो पीछे रह जाते हैं। तो दुनिया की आप अगर पिछले 500 साल की हिस्ट्री को आप देख लें तो आपको यही नज़र आएगा कि जिस जगह पे डिक्टेटरशिप रही है, जिस जगह पे एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन रहे हैं, यानी नॉर्थ कोरिया की मिसाल ले लें आप, साउथ कोरिया में जो है डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए, जनरल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जैसे आप डिक्टेटरशिप है या फौज आ गई है या उसने मुल्क के रिसोर्सेज पे कब्जा किया हुआ है, किसी डिक्टेटर ने किया हुआ है, जैसे आपके डिक्टेटर काफ़ी मुस्लिम कंट्री में या अफ्रीकन कंट्री में। अगर इस किस्म के एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं तो वो सारे रिसोर्सेज जो है उसको सक कर रहे होते हैं, चाहे उस कंट्री में कितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑयल के इनकम हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आम लोग डेवलप नहीं होते, उनकी ज़िंदगी एक तरह से जानवरों की तरह होती है। तो आप अगर ये देखें तो लिटरली मेरा ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तानियों को कुछ करना है तो उनको इंस्टीट्यूशन, राइट इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन डेवलप करने पे काम करना पड़ेगा। जापान ने क्या किया था यार, कोई तकरीबन ये 1850s वगैरह में, उन्होंने वहाँ पर जब उन्होंने अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो तरक्की देखी उन्होंने, तो उन्होंने फ़ौरन ये डिसाइड किया कि अगर हमने उनके मेथड को अडॉप्ट नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम कमज़ोर रह जाएंगे, हम गुलाम कौम होंगे। तो उन्होंने फ्यूडलिज़म को ख़त्म किया, वहाँ से फ्यूडलिज़म को ख़त्म किया। उन्होंने एजुकेशन पे काम किया और एजुकेशन में उनका ये गोल था, उन्होंने ये कहा कि हमारे में और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों में कोई फ़र्क नहीं, अगर सिर्फ फ़र्क है तो सिर्फ तालीम का फ़र्क है। तो उन्होंने बादशाहत को, जो सो कॉल्ड जो एक डिक्टेटरशिप की बादशाहत होती है, वो ख़त्म की, फ्यूडलिज़म ख़त्म किया और एजुकेशन पे फोकस। 43% वो स्पेंड कर रहे थे अपने बजट का, GDP का एजुकेशन के ऊपर। अब जापान उस वक्त वो कंट्री था जो अमेरिका और बरतानिया से ज़्यादा किताबें पब्लिश कर रहा था। कैन यू बिलीव इट? ठीक है, उनका ये था गोल कि एक एक फैमिली में, कोई फैमिली हमारी किसी कम्युनिटी में ऐसी नहीं होगी जो अनपढ़ हो और किसी फैमिली में कोई फ़र्द ऐसा नहीं होगा जो अनपढ़ हो। ये उन्होंने तरीका किया, हर एक को एजुकेशन की दी। 43% अपने बजट का वो एजुकेशन पे खर्च किया और उस कौम ने तरक्की की। हाँ, उसको एक बुरी आदत पड़ गई स्पेन वगैरह से उन्होंने कि दूसरों के रिसोर्सेज पे कब्जा करना, तो उन्होंने चाइना पे हमला किया। बहरहाल ये लंबी स्टोरी है, मैंने ये ऑलरेडी फेसबुक में डाली हुई है, ये जापान की स्टोरी। मगर बहरहाल उन्होंने उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर एटम बम पड़ा, तबाह हो गया, लेकिन वो दोबारा बिल्ड हो गया। इस वक्त भी जो है जापान, यानी या कुछ अरसे पहले तक था, सेकंड लार्जेस्ट इकानमी अमेरिका के बाद रही है। क्यों? इसलिए कि उनके वहाँ पे इंस्टीट्यूशन थे। एक मरतबा कोई कौम इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दे, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो या कोई भी कंट्री, अगर वो तबाह भी हो जाए किसी वजह से तो दोबारा बिल्ड कर लेते हैं, अगर इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वहाँ पर हो। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जब तक शहर के लोग फ्यूडलिज़म को ख़त्म नहीं करेंगे, आपकी 70% जो रिसोर्सेज हैं इस कंट्री के, वो कुछ लोग सक करते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। तो ये अब छोटी छोटी बातों में रेहान, आई एम सॉरी, यू नो, वी कैन फील गुड अबाउट इट। हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। हम अभी हमने खाने के आइडिया की बात की, हमने डिफरेंट बिजनेस खोलने की बात की, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को आप उठा के देखेंगे और अगर किसी से लर्न करना चाहते हैं आप, जो प्रोफेसर
वाई नेशन फेल जिन्होंने किताब लिखी है। तो हमें सबसे पहले इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन कायम करने पे फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको फेडरलिज्म ख़त्म करना है, आपको एक कंट्री सेकुलर बनाना है जहाँ पे मजहबी इदारे जो हैं वो इंटरफेयर ना करें और लोग आज की ज़रूरत के मुताबिक कवानीन बनाएं जो इस वक्त का टाइम की ज़रूरत है, और कि फ़ौज पे आप पैसे डिफेंस पे कम खर्च करें और एजुकेशन और हेल्थ पर ज़्यादा पैसे खर्च करें। आप जब तक ये नहीं करेंगे, ये आप छोटे छोटे काम करके दिल खुश कर सकते हैं मगर कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आया मिलके। सुनने वालों से गुजारिश है कि जो लोग भी खिदर भाई से सीखना चाहें मज़ीद, उनको फेसबुक ज़रूर ऐड करें। शुक्रिया। शुक्रिया।